जय श्री श्याम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीएमए फाउंडेशन का लॉ का पेपर जो हुआ था आपका 16 जुलाई को। न्यू सिलेबस का पेपर है, उसको हम डिस्कस करेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आइए बच्चों देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट आर पर्सनल लॉज। तो पर्सनल लॉज क्या होते हैं, ये हमारे सेशन का ही क्वेश्चन था, तो उसका आंसर है बी। पर्सनल लॉज वो होते हैं जो रिलीजियस बिलीव्स पे डिपेंड करते हैं। हर पर्सन का अपना जो रिलीजन है, उनके जो रिलीजियस बिलीव हैं, उसके बेसिस पे पर्सनल लॉ बनते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदू लॉ अलग होता है, मुस्लिम लॉ अलग होता है। सबके अपने अपने रिलीजियस बिलीव्स पे जो डिपेंड करते हैं उन्हें हम कहते हैं पर्सनल लॉज। नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड अंडर विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी हमारे सेशन में से ही था क्वेश्चन। तो फंडामेंटल राइट्स आपके कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है, तो आंसर इज पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपके फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड है। नेक्स्ट है व्हाट इज द लोएस्ट कोर्ट टू अप्रोच फॉर क्रिमिनल मैटर्स। क्रिमिनल मैटर्स के लिए अप्रोच करने के लिए सबसे लोएस्ट कोर्ट कौन सा होता है, सही आंसर इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, दैट इज योर आंसर इज बी। नेक्स्ट इज मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये भी हमारे सेशन से ही क्वेश्चन था। तो मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में, राज्यसभा में तो इंट्रोड्यूस हो ही नहीं सकता, तो आंसर इज ये ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द लेजिस्लेचर टू मेक लॉज। तो स्टेट गवर्नमेंट को जो लेजिस्लेचर को कौन से आर्टिकल्स में पावर दी गई है लॉ बनाने के लिए, तो ये आंसर वाज आर्टिकल 245। ये भी अगेन हमारे सेशन में से ही क्वेश्चन था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो होता है विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, पर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। एक के ऑप्शन पे जो इन्फोर्स हो सकते हैं। तो बेसिकली वॉइड तो इन्फोर्स हो ही नहीं सकते, पर वॉइडेबल इन्फोर्स हो सकते हैं। आइए आंसर देखते हैं। अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगल वेयरएज वॉइडेबल इज लीगल। नो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है इलीगल हो। नेक्स्ट है बी पार्ट, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड बट बिकम्स वॉइड एट अ लेटर स्टेज whereas voidable contract is void from the beginning। तो नो, voidable contract तो void होता ही नहीं है, वो तो valid भी होता है। सी पार्ट आपका है a void contract is not enforceable by law whereas voidable contract is enforceable। तो आंसर इज सी, क्योंकि डी ऑप्शन कह रहा है void contract enforceable होता है, voidable नहीं होता, ये तो completely wrong है। तो 6 का we have answer that is C। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द लीगल पोजीशन ऑफ अ माइनर इन कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। माइनर की लीगल पोजीशन आपसे पूछी गई है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, आप ध्यान से पढ़ेंगे। माइनर एंटर हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। नो, ये तो कंप्लीटली फॉल्स है। माइनर हो सकता है बट विद द कंसेंट ऑफ पेरेंट। नो, माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं हो सकता बच्चे। तो आंसर इज सी, माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको लगेगा नेसेसिटी वाला पॉइंट भी तो है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, पर कोई माइनर को नेसेसरी सप्लाई करता है तो वो पे करने के लिए लायबल होता है। क्लियर, तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, ये है आंसर। क्लियर, नेसेसरी गुड्स के लिए वो लायबल होगा अगर कोई उसे सप्लाई करता है तो। क्लियर, तो आंसर इज 7th का सी पार्ट, अ माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव 8th क्वेश्चन, What is the meaning of consideration in an Indian Contract Act? Consideration हम सब जानते हैं, something in return। एक पार्टी दूसरे पार्टी को कुछ प्रॉमिस करती है, कुछ काम करती है, whether in past, present, future, ये consideration होता है। आइए, the lawful object consideration होता है। No, object is different and consideration is different। आंसर इज, वैसे आंसर इज बी। लेट्स सी पूरा क्वेश्चन। An act or promise by one party to do or abstain from doing something which is bargained by promisor in exchange for promise। तो कोई एक्ट या प्रॉमिस जो एक पार्टी दूसरे पार्टी को करती है, तो यही होता है आपका कंसिडरेशन। सी कह रहा है कि द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। नो, दैट इज इनफोर्सिबिलिटी। डी कह रहा है एग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सिबल बाय लॉ, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज नॉट कंसिडरेशन। सो आंसर इज बी, 8th का बी पार्ट। 9th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन, नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये तो इंपॉर्टेंट होता है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। रिटन अग्रीमेंट, देखो रिटन अग्रीमेंट आपका होगा इंपॉर्टेंट होता है, पर कुछ केसेस में इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं कहता है, उसकी लिस्ट में ये बात नहीं लिखी है कि एग्रीमेंट रिटन में होना चाहिए, क्योंकि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में तो रिटन में नहीं होता। स्टिल दैट इज वैलिड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट। तो आंसर इज दिस, सी, रिटन अग्रीमेंट। ऐसा ये कहीं नहीं लिखा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि ये होना ही चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन लिखा है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस लिखा है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन लिखा है, सब लिखा है,
पर रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए ऐसा कहीं नहीं लिखा। नेक्स्ट हम देखते हैं 10th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कैन एन एग्रीमेंट बी कंसीडर्ड एज वॉइड। वॉइड एग्रीमेंट कब माना जाएगा इन सब सिचुएशंस में से? व्हेन बोथ द पार्टीज ऑफ एन एग्रीमेंट आर साउंड माइंड। अरे साउंड माइंड है तब तो वैलिड ही है ना। व्हेन एन एग्रीमेंट इज मेड विद इनएडवोकेट कंसीडरेशन। नो, कंसीडरेशन इनएडवोकेट होना इज नॉट एन इशू विद द कॉन्ट्रैक्ट। कंसीडरेशन के आपने फीचर्स में भी पढ़ा था, कंसीडरेशन में भी इनएडवोकेट। क्लियर, कंसीडरेशन नीड नॉट टू बी एडवोकेट इन फैक्ट मुझे कहना चाहिए। सी में कह रहा है व्हेन द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर रिलेटिव्स। नो, ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, रिलेटिव हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। डी, व्हेन द कंसेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कोएर्जन। तो अब आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कैन एन एग्रीमेंट बी कंसीडर्ड एज वॉइड, मतलब कौन कौन से केसेस में अग्रीमेंट को वॉइड कर सकते हैं। तो व्हेन कंसेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कोएर्जन, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइडेबल, पार्टी चाहे तो उसे वॉइड कर सकती है। क्लियर बच्चों? आइए नेक्स्ट हम देखते हैं 11th वाला पॉइंट, 11th क्वेश्चन। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन। अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वही होता है जो एक पार्टी के ऑप्शन पे वैलिड होता है, राइट? दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन कह रहा है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू प्रॉमिस। ओके, प्रपोजल को क्या होना चाहिए इन ऑर्डर टू बिकम अ प्रॉमिस? एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। क्लियर, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी, एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? कम्युनिकेटेड होनी चाहिए, रीजनेबल मैनर में होनी चाहिए, बिल्कुल एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड? नो, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। तो आंसर इज ए और सी। अब दोनों का ऑप्शन दे रखा है आपको डी, तो यू हैव आंसर दैट इज डी। तो योर आंसर विल बी डी। 12th का वी हैव डी आंसर। बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। आपका जो प्रपोजल को प्रॉमिस बनाने के लिए जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेटेड भी होनी चाहिए और एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड भी होनी चाहिए। डन? चलिए जी, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। व्हेन अ प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड। ऑफर और प्रपोजल कब रिवोक हो सकता है? आइए देखते हैं। हमें पता है ऑफर या प्रपोजल रिवोक हो सकता है बिफोर कम्युनिकेशन of acceptance is complete as against proposer, है ना? आइए देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि काफी सिमिलर वर्ड्स यूज करे गए हैं आपके पास ना जो ऑप्शंस में। चलो देखते हैं। अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड, ए पार्ट कह रहा है अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम। एट एनी टाइम वो कह रहे हैं कभी भी रिवोक कर सकते हो व्हेन कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड। सो आंसर इज नो। अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज इनकम्प्लीट। नो, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाए उससे पहले पहले। अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम आफ्टर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड। नो, आंसर इज डी। अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। प्रपोजल आप कब रिवोक कर सकते हो? जब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाए उसके पहले पहले। एज अगेंस्ट द ऑफर, जब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके पहले पहले। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ए एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी, अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू मैरी हर ऑन अ फिक्स्ड डेट। हाउएवर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होता बिफोर द मैरिज डेट। ए वेंट मैड, ए मैड हो गया। आप बताइए क्या वो उससे शादी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या पॉसिबल है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना? नहीं। इसलिए क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। जब इम्पॉसिबल हो जाता है ड्यू टू इलीगैलिटी और अदरवाइज, मैंने आपको बताया था एक वर्ड इम्पॉसिबल, जब भी आपको फील हो रहा है देन कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। तो आंसर क्या है? बी कांट मैरी टिल ए डाइज। नो। The executors of A can enforce? No, not at all. The contracts become void? Yes. सारे इनकरेक्ट है। नो, कॉन्ट्रैक्ट void हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, because now it is impossible to perform. नेक्स्ट देखते हैं। in which of the following cases the doctrine of supervening impossibility will apply? supervening impossibility होता है मतलब subsequent impossibility, बाद में impossible होना। इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट जब बना तब तो पॉसिबल था, लेकिन लेटर ऑन इट बिकम्स इम्पॉसिबल, उसे हम कहते हैं सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी।
आइए देखते हैं डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस। नो, डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस इज नॉट इम्पॉसिबिलिटी। काम करने में दिक्कत हो रही है तो आप ये नहीं कहोगे कि इम्पॉसिबल हो गया। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, नो दिस इज नॉट एन इम्पॉसिबिलिटी। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी हम उसे कहते हैं जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और हमारे प्रॉफिट्स बाद में ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऐसी इकोनॉमी चेंज आ जाए कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट्स कम हो जाए, तो कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी है। ये आपके सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में नहीं आता। ये तो होता ही है ना, कॉन्ट्रैक्ट में तो हो जाते हैं प्रॉफिट्स अप एंड डाउन। नेक्स्ट है इम्पॉसिबिलिटी नोन टू द पार्टीज एट द टाइम। देखो, एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल पता था, तो ये इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी होता है, नॉट सुपरवीनिंग। तो ना ये तीनों में से कोई भी नहीं है, आंसर इज नन ऑफ दीज। 15 का आंसर इज डी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है ए प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स टू बी ऑन अ सर्टेन डे ऑन पेमेंट ऑफ ₹10,000। ए ने प्रॉमिस किया बी को गुड्स डिलीवर करेगा ऑन अ सर्टेन डे 10,000 रुपए की पेमेंट के बाद। ए डाइज, ए मर जाता है बिफोर दैट डे, उस डेट से पहले ए की डेथ हो जाती है। अब देखो, दोनों ने वादा कर दिया, ए ने ऑफर किया, बी ने एक्सेप्ट किया, दोनों का प्रॉमिस हो गया। अब प्रॉमिस हो गया और ए की डेथ हो गई, तो अब कौन, अब देखो कि प्रॉमिसर की डेथ के बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकते हैं, एक्सेप्ट जहां पे पर्सनल स्किल का क्वेश्चन हो। तो यहाँ पर्सनल स्किल का क्वेश्चन तो नहीं है, तो ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या इनफोर्सिबल नहीं रहेगा। नो, एज रिप्रेजेंटेटिव्स आर बाउंड टू डिलीवर द गुड्स, है ना, और बी को पे करना पड़ेगा टू एज रिप्रेजेंटेटिव, तो बी ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेगा कॉन्ट्रैक्ट को। एज रिप्रेजेंटेटिव हैव राइट टू चेंज द टर्म्स। नो, ऑल स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। नो, तो आंसर इज बी। 16th का वी हैव आंसर बी। 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हेन अ पर्सन पॉजिटिवली असर्ट्स मेक एन एब्सोल्यूट एंड एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दैट द फैक्ट इज ट्रू। वो ये कह रहा है कि हाँ, ये फैक्ट बिल्कुल सही है, दो ही हैज नो रिलायबल सोर्स। उसके पास खुद कोई बिलीव करने के लिए सोर्स नहीं है, पर वो खुद बिलीव करता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो जब एक पर्सन स्टेटमेंट पास कर रहा है जो उसे लगता है कि सच है और वो खुद बिलीव करता है कि वो सच है, तो ये क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज वो इंटेंशनली आपको स्टेटमेंट नहीं डिलीवर कर रहा झूठी, ठीक है, वो से भी लगता है सच है, तो दिस इज मिस रिप्रेजेंटेशन। 17 का वी हैव आंसर इज सी। 18 का है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डज नॉट क्रिएट एनी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन। इनमें से कौन से एक्ट्स में क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन नहीं लगती है, मतलब कौन सा पॉइंट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पे एप्लीकेबल, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर फॉल नहीं होता। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन तो होता है। बेनिफिट ऑफ ग्रेटिशियस एक्ट, बताओ जी बताओ। जो आपने फ्री में एक्ट किया है तो आप उसका क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट नहीं ले सकते, वहां तो लिखा था नॉन ग्रेटिशियसली आपने काम किया हो तब आप पेमेंट ले सकते हो, ठीक है, तो आपका आंसर है बी। ये आपके क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता। मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोएर्जन आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स आता है। तो बेनिफिट ऑफ ग्रेटिशियस एक्ट, जो आपने ग्रेटिशियसली किया है, आपको पेमेंट नहीं लेनी थी, आपने फ्री में ही काम किया है, तो उसमें तो कोई क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा ना। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट तब एप्लीकेबल होता है जब आपने कोई काम किया, सामने वाले ने उस काम का फायदा उठाया एंड आपका इंटेंशन था पैसे लेने का, दैट वाज नॉन ग्रेटिशियस फ्रॉम योर साइड, तब होता है। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट हम देखते हैं 19th क्वेश्चन। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज वाइटेटेड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस जिस कॉन्ट्रैक्ट में लगा होता है तो वो क्या होता है, कैसा होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इन सब में क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल, तो आंसर इज डी। 20 देखेंगे हम। इफ ए सेल्स बाय एन ऑक्शन टू बी अ हॉर्स, जो ए को पता था अनसाउंड माइंड का है और फिर भी वो कुछ नहीं कहता, तो बताओ क्या ये फ्रॉड होगा? नहीं होगा मैम, क्योंकि साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड। तो ए चुप रहा है तो वो फ्रॉड नहीं है। क्लियर? सेलर को अपने प्रोडक्ट के डिफेक्ट्स खुद डिस्क्लोज नहीं करने होते, केवी टेम्पटर लगता है यहाँ पे। तो ए ने अगर बी को कुछ नहीं बताया है तो ये फ्रॉड नहीं है, नॉट फ्रॉड। आंसर इज बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। 21 देखेंगे। गुड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? विल इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर्स, यस। ग्रोइंग क्रॉप्स अटैच टू द लैंड, और जो हम अलग कर देंगे सेल से पहले, यस। एक्शनेबल क्लेम, नो। तो आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। क्लियर? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, गुड्स के डेफिनेशन में क्या क्या आता है। तो 21 का आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। 22 देखेंगे। ए डिलीवर्ड अ हॉर्स टू बी, ए ने बी को हॉर्स डिलीवर किया ऑन अ कंडीशन
ऑफ सेल और रिटर्न विद इन 10 days, या तो उसे एक्सेप्ट कर लो या फिर रिटर्न कर लो 10 दिन के अंदर अंदर। तो ये सेल ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस है। 5th डे पे हॉर्स की डेथ हो जाती है जब वो बी के पास था। तो अब आप बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सोल्यूशन एज पर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। लॉस बायर को बियर करना होगा, सेलर को बियर करना होगा, बताओ आप। लॉस सेलर को बियर करना होगा, क्योंकि जब सेल ऑन अप्रूवल वाला बेसिस होता है तो अगर सामने वाली पार्टी जब तक या तो एक्सेप्ट ना कर ले या टाइम ना एक्सपायर हो जाए या ऐसा कोई एक्ट ना कर ले विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, तब तक ओनरशिप पास नहीं होती है। तो यहाँ पे अभी ओनरशिप बी के पास नहीं हुई थी, इसलिए कौन बियर करेगा? सेलर बियर करेगा। द लॉस विल फॉल ऑन सेलर एज द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट येट पास टू द बायर। क्लियर। 23rd क्वेश्चन, एज पर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट कितना मोड्स ऑफ डिलीवरी होता है? देयर आर डैश मोड्स ऑफ डिलीवरी, 3, एक्चुअल, सिंबॉलिक एंड कंस्ट्रक्टिव। गुड बच्चों, वेरी गुड। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मेड बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड वाले पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है आपने, कैसा होता है ये? कंप्लीटली वॉइड। क्लियर। इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, दैट इज कंप्लीटली वॉइड। नेक्स्ट हम देखेंगे 25th, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ये तो हमें पता है, प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना चाहिए, बट वेदर जनरल और स्पेसिफिक, जनरल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का नहीं। क्लियर। आ जाओ, तो जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स। 26th हम देखेंगे, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द गुड्स लाई विद अनडिलीवर्ड विद द सेलर। सेलर ने गुड्स सेल कर दिए पर अभी भी अनडिलीवर्ड है, उसी के पास पड़े हैं, सेलर के पास। तो रिस्क किसका होगा? बायर का। हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, तो अगर इंस्टीट्यूट अज्यूम करता है कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है तो सेलर का, बट क्वेश्चन का फ्रेमिंग देख के लग रहा है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, इसलिए लॉस किसका होगा? बायर का। रिस्क किसका होगा? बायर का, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ना, तो ओनरशिप तो ट्रांसफर हो ही चुकी है वैसे भी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, तो लॉस किसका? बायर का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ट्वेंटी है, ब्रीच ऑफ वारंटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। अगर वारंटी का ब्रीच करते हैं तो बायर क्या क्लेम कर सकता है? बायर सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है। क्लियर। तो 27th का आंसर डायरेक्ट है, इजी है बहुत। बायर कैन क्लेम फॉर डैमेजेस। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है? नहीं। ब्रीच ऑफ कंडीशन पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, ब्रीच ऑफ वारंटीज पे नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे 28th, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड हो गई, तो क्या कहलाता है वो? सेल कहलाता है, अग्रीमेंट टू सेल कहलाता है? सेल कहलाता है मैम। आंसर है बी। ठीक है, अग्रीड टू बी ट्रांसफर है, फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होगी तब वो अग्रीमेंट टू सेल होगा, हियर इट इज सेल। 29 क्वेश्चन, ए सेल्स 200 bags of sugar to B lying in C's godown। कुछ याद आ रहा है? सी के गोडाउन में सामान रखा है, ए ने बी को सामान सेल कर दिया, सामान अपनी जगह से हिला भी नहीं है। ए ने सी को ऑर्डर दिया कि सामान बी को डिलीवर कर देना, सी ने अपने पास एंट्री भी कर ली। कौन सा टाइप्स ऑफ डिलीवरी है? जल्दी बता देंगे। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, सामान अपनी जगह से मूव भी नहीं हुआ फिर भी डिलीवरी हो गई, दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। वेयर हाउस वाला एग्जांपल था, वही है ये। 30th क्वेश्चन, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर क्या कहलाता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स। क्लियर कट डेफिनेशन गिवन थी आपके पास। वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज नोन एज डिलीवरी ऑफ गुड्स। 31 बहुत ध्यान से देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजम्पशन इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी प्रिजम्पशन फॉल्स है, इनकरेक्ट है? एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज मेड और ड्रॉन फॉर कंसिडरेशन, ये तो होती है। एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बियरिंग अ डेट वाज मेड और ड्रॉन ऑन दैट डेट, ये भी होता है। जो डेट लिखी है मानते हैं उसी डेट पे बना है। दैट अ लॉस्ट प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज वाज नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड, कि जो प्रॉमिसरी नोट गुम हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज गुम हो गया, चेक गुम हो गया, तो उस पर स्टैम्प ही नहीं था प्रॉपरली, ऐसा मानते हैं क्या हम? नो। तो आंसर इज सी, दिस इज इनकरेक्ट। हम मानते हैं कि वो भी प्रॉपरली स्टैम्प थे। एवरी ट्रांसफर वाज मेड बिफोर मैच्योरिटी, तो ये तो होता ही है, यस हम मान के चलते हैं जितने भी ट्रांसफर अब तक हुए हैं मैच्योरिटी से पहले ही हुए होंगे।
32 देखेंगे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। देख रहे हो आप इतने नेगेटिव क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ध्यान से आपको पेपर करना होता है नेगेटिव क्वेश्चन में। इनकरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट होता क्या है? व्हेन अ पर्सन अंडरटेक्स प्रॉमिस टू पे, इट इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू पे द मनी, कि मैं पे करूंगा। टू पार्टीज होनी चाहिए, ये तो ट्रू है, ये तो होना ही चाहिए। अनकरेक्ट बताना है आपको, दिस इज ट्रू। एक्सेप्टेंस नेसेसरी होता है, प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं होता, क्योंकि बनाता कौन है? जिसको पे करना है, तो उसे एक्सेप्ट, तो सामने वाले को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर इज बी। प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस मैंडेटरी नहीं होता, जरूरी नहीं होता कि सामने वाला एक्सेप्ट करे, ठीक है। नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नॉट नेसेसरी, नो। ग्रेस पीरियड इज अवेलेबल इफ पेबल आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम, यस बिल्कुल होता है, ठीक है। तो नोटिस ऑफ डिसऑनर भी चाहिए होता है, दो पार्टीज भी जरूरी होती हैं, ग्रेस पीरियड भी अवेलेबल होता है। इनकरेक्ट थिंग क्या आती है कि एक्सेप्टेंस जरूरी होता है, नो, एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं होता, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे 33 क्वेश्चन। एन इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट इन वन वे और अदर इज कॉल्ड, ये भी मॉड्यूल हमारे प्रैक्टिस सेशन से था। इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है, तो मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था, इनकम्प्लीट, इनकोहेट, ऐसा सिमिलर लग रहा है, तो आंसर इज इनकोहेट। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इंस्ट्रूमेंट एंटाइटल्ड टू अ पीरियड ऑफ ग्रेस। ग्रेस पीरियड कौन से इंस्ट्रूमेंट पे लगता है? चेक पे लगता है, नो। ऑन डिमांड जो पेबल होता है उन पे लगता है, नो। जिस पर टाइम मेंशन होता है उन पे लगता है, नो। बिल और नोट पेबल आफ्टर साइट, तो आफ्टर साइट जो बिल और नोट पेबल होते हैं उन पे लगता है आपका पीरियड ऑफ ग्रेस, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 इज सेइंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक पेबल टू, बताइए जी, पेबल टू बियरर और ऑर्डर और अदरवाइज, ईदर बियरर और ऑर्डर, साफ साफ डेफिनेशन में लिखा है, ठीक है। चाहे उस पर नाम लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 इज सेइंग अ नेचर ऑफ प्रॉमिसरी नोट इज। प्रॉमिसरी नोट का नेचर कैसा होता है? अभी मैंने आपको बताया था, इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, क्लियर। इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल प्रॉमिस मेक बाय द मेकर टू पे द पेइंग, ठीक है, डन। इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर, नो, ये तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है। इट इज ड्रॉन ऑन बैंकर, नो, ये तो चेक होता है, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट हम देखेंगे 37। अ होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ पर्सन। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है? वो इन पर्सन होता है जो इंस्ट्रूमेंट को पोजेस कर रहा है मैच्योरिटी से पहले, कंसीडरेशन के साथ, और जिसको इंस्ट्रूमेंट की डिफेक्ट का नहीं पता था। ये तीनों कंडीशंस फॉलो होंगी तभी हम कहेंगे वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो आंसर इज डी। 37 का आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हम देखेंगे 38। The term negotiable instrument is associated with which of the following? Negotiable instrument किससे associated है? A written document entitled on an individual by delivery of or endorsement, a written document that transfers the value in it from one person to another, a written document entitled on a person to receive money, तो सबसे related है negotiable instrument, तो answer is D, all of the above। कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो, कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट जिसकी जो जब ट्रांसफर करते हो तो उसकी पूरी वैल्यू ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट जिससे किसी पर्सन को राइट हो जाता है मनी रिसीव करने का, ये सारी चीजें आपकी अवेलेबल हो, सारी चीजें रिलेट करती है विद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट हम देखेंगे 39th। Dash is an instrument in writing contains an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum, unconditional undertaking, unconditional promise to pay। बता देंगे कौन सा आंसर है, अभी आपको बताया। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, मैं खुद अंडरटेकिंग दे रही हूं दैट आई विल पे, तो क्या है ये? प्रॉमिसरी नोट। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ, एग्जैक्ट डेफिनेशन गिवन है आपको प्रॉमिसरी नोट की, तो 39 का वी हैव आंसर दैट इज ए, ठीक है। Instrument in writing contains an unconditional undertaking. Next is your last question for the law part. The presumption as to the date of a negotiable instrument. Presumption as to the date of a negotiable instrument. ये भी हमारे उसका ही सेशन का ही क्वेश्चन है कि negotiable instrument पे जो डेट लिखी है, every negotiable instrument bearing a date was made or drawn, क्या प्रिजम्पशन होती है? जो भी डेट लिखी होती है उसके रिगार्डिंग कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसी दिन बना है, ऑन सच डेट,
द आंसर इज बी। ये माना जाता है कि जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट पे मेंशन है उसी दिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना है। क्लियर? तो 40 का आंसर इज बी, ऑन सच डेट। क्लियर है? इसके बाद आपका कम्युनिकेशन पोर्शन स्टार्ट है बच्चों। सो दैट वाज ऑल अबाउट जून 2023 पेपर ऑफ सीएमए फाउंडेशन लॉ। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, जय श्री श्याम।